राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की इस प्यारी साखी को शुरू करने से पहले आइए कुछ पल उस सतगुरु की महिमा को याद कर लें, जिनकी कृपा को हम अपनी आंखों से हमेशा देख नहीं पाते, लेकिन जिनकी दया हमारे जीवन में हर कदम पर किसी न किसी रूप में साथ चलती रहती है। सतगुरु हमारे जीवन में केवल उस समय नहीं होते जब हमारे सामने कोई परेशानी खड़ी हो, जब जेब खाली हो, जब कोई रास्ता दिखाई न दे, जब अपने भी साथ छोड़ दें, तब तो हम मालिक को बहुत याद करते हैं। लेकिन असली परीक्षा उस समय होती है जब जीवन में सुख आने लगता है, जब घर में धन आने लगता है, जब समाज में सम्मान मिलने लगता है और जब हमारी मेहनत का परिणाम हमारी आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। उस समय क्या हमारा सिर उसी तरह मालिक के आगे झुका रहता है? क्या उस समय भी हमारे भीतर वही शुक्राना रहता है, या फिर धीरे धीरे हमें यह भ्रम होने लगता है कि जो कुछ मिला है वह केवल हमारी मेहनत, हमारी बुद्धि और हमारी काबिलियत का परिणाम है? संगत, सद्गुरु की सबसे बड़ी दया कई बार किसी चमत्कार के रूप में नहीं आती। कभी एक माँ की कही हुई छोटी सी बात हमारे भीतर उतर जाती है, कभी किसी बच्चे की मासूम बात हमें अपना आईना दिखा देती है, और कभी जीवन की छोटी छोटी घटनाएं हमें वह समझ दे जाती हैं जिसे बड़े बड़े उपदेश भी नहीं दे पाते। आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची साखी सुनाने जा रही हूँ। यह साखी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके पास जीवन में वह सब कुछ आ गया था जिसकी उसने कभी इच्छा की थी: पैसा, कारोबार, सम्मान और सफलता। लेकिन इन सबको पाने की दौड़ में वह धीरे धीरे उस मालिक से दूर होता चला गया जिसने उसके संघर्ष के दिनों में उसका हाथ थामा था। और जब उसे अपनी इस भूल का एहसास हुआ, तब उसे समझ आया कि जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई बैंक खाते में जमा पैसा नहीं होती। सबसे बड़ी कमाई तो वह विश्वास, नम्रता, सेवा और मालिक की याद है, जो इंसान के भीतर बनी रहे। तो आइए संगत, इस साखी को सुनते हैं और साथ साथ अपने जीवन में भी झांकते हैं कि कहीं हमारी भागदौड़ हमें उस मालिक से दूर तो नहीं कर रही, जिसके बिना हमारी कोई भी सफलता पूरी नहीं हो सकती। पंजाब के एक छोटे से कस्बे में अमरजीत सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र लगभग 42 वर्ष थी। परिवार साधारण था, लेकिन संस्कार बहुत अच्छे थे। उसके पिता जीवन भर सत्संग से जुड़े रहे थे और उसकी माँ हर सुबह उठकर बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठती, कुछ देर सुमिरन करती और फिर घर के बाकी कामों में लग जाती थी। अमरजीत का बचपन भी इसी वातावरण में बीता था। जब वह छोटा था तो अपने माता पिता के साथ सत्संग जाता था, लंगर की सेवा में हाथ बटाता था, कभी जूते संभालने की सेवा कर लेता, कभी पानी पिलाने में मदद करता और कभी अपने पिता के साथ बैठकर शांत मन से सत्संग सुनता। उस समय उसे इन बातों का अर्थ शायद पूरी तरह समझ नहीं आता था, लेकिन उसके भीतर मालिक की याद का एक बीज जरूर पड़ चुका था। मोहल्ले और आसपास के लोग भी अमरजीत को बहुत अच्छा लड़का मानते थे। किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, किसी गरीब की मदद करनी होती तो बिना किसी को बताए कर देता था। उसके पिता अक्सर कहते थे, बेटा, जिंदगी में चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जाना, लेकिन अपने मालिक और अपनी शुरुआत को कभी मत भूलना। अमरजीत हर बार मुस्कुराकर कहता, पिताजी, मैं भला आपको और मालिक को कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन संगत, इंसान भविष्य में क्या बन जाएगा यह वह खुद भी नहीं जानता। समय बीतता गया। अमरजीत ने पढ़ाई पूरी की और शहर में मशीनों के छोटे छोटे पार्ट्स का कारोबार शुरू कर दिया। शुरुआत बहुत कठिन थी। दुकान छोटी थी, ग्राहक कम थे और खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे थे। कई दिन ऐसे भी आते थे जब दुकान का किराया निकालना मुश्किल हो जाता था। रात को घर लौटते समय उसकी जेब में बहुत कम पैसे होते, लेकिन उसके मन में एक विश्वास जरूर होता था। वह रोज सुबह दुकान खोलने से पहले बाबा जी की तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता, मालिक, मुझे बहुत ज्यादा धन नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करना कि मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाल सकूं और कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत न आए।
उन दिनों अमरजीत की जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह जल्दी उठना, घर के कामों में माँ की मदद करना, बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठना, कुछ देर सुमिरन करना, फिर दुकान पर जाना और रात को वापस आकर परिवार के साथ बैठना। उसकी पत्नी काव्या भी उसके संघर्ष को समझती थी। वह कई बार घर का खर्च कम करके पति का साथ देती। अगर किसी महीने कारोबार कमजोर होता तो दोनों मिलकर हिसाब बैठाते और किसी तरह अगला महीना निकालते। अमरजीत के जीवन में पैसा कम था, लेकिन शुक्राना बहुत था। और शायद यही वजह थी कि धीरे धीरे उसके कारोबार में सुधार आने लगा। एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को उसके बारे में बताता गया। उसके काम की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। छोटे ऑर्डर बड़े ऑर्डरों में बदलने लगे। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसकी छोटी सी दुकान में काम करने के लिए उसे 2 कर्मचारी रखने पड़े। अमरजीत बहुत खुश हुआ। उस दिन उसने घर आकर माँ के पैर छुए और कहा, माँ, आज पहली बार लगा कि शायद मालिक मेरी मेहनत सुन रहे हैं। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, मालिक मेहनत भी देखता है और मन भी देखता है। बस जो मिलता जाए उसका शुक्राना करते रहना। अमरजीत ने माँ की बात दिल से मानी। कुछ सालों में उसका कारोबार और बढ़ गया। दुकान एक बड़े गोदाम में बदल गई, फिर गोदाम एक फैक्ट्री में बदल गया और देखते ही देखते 5 साल के भीतर वह व्यक्ति जो कभी दुकान का किराया निकालने के लिए परेशान रहता था, अब शहर के बड़े व्यापारियों के साथ बैठने लगा था। बैंक वाले स्वयं उसके पास आने लगे। नए ग्राहक उसके साथ व्यापार करने के लिए इंतजार करने लगे। लोग उसकी सफलता की मिसाल देने लगे। किसी ने कहा, अमरजीत ने अपनी मेहनत से जिंदगी बदल दी। किसी ने कहा, इसके जैसा व्यापार दिमाग किसी के पास नहीं है। और धीरे धीरे अमरजीत भी इन बातों को सच मानने लगा। यहीं से उसके जीवन में एक बहुत छोटा सा बदलाव शुरू हुआ। इतना छोटा कि उस समय उसे खुद भी महसूस नहीं हुआ। पहले वह हर रविवार सत्संग जरूर जाता था, लेकिन अब एक रविवार उसने सोचा, इस बार बहुत जरूरी काम है, अगले रविवार चला जाऊंगा। अगला रविवार आया तो एक ग्राहक के साथ मीटिंग थी। उसके बाद मशीन की डिलीवरी आ गई। फिर किसी बड़े ऑर्डर की तैयारी करनी थी। फिर शहर से बाहर जाना पड़ा। एक रविवार 2 रविवार में बदला, 2 रविवार 1 महीने में, और देखते ही देखते कई महीने बीत गए। माँ कई बार प्रेम से कहती, बेटा, काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा, थोड़ा समय मालिक के लिए भी निकाल लिया कर। अमरजीत हंसकर जवाब देता, माँ, अभी कारोबार जमाने का समय है। जब सब व्यवस्थित हो जाएगा ना, तब पहले की तरह सत्संग जाऊंगा। माँ चुप हो जाती, क्योंकि वह जानती थी कि किसी को जबरदस्ती सत्संग में बैठाया तो जा सकता है, लेकिन उसके मन को मालिक की तरफ मजबूर नहीं किया जा सकता। काव्या भी कई बार पति को समझाती। एक रात उसने कहा, आपको याद है जब हमारे पास कुछ नहीं था तब आप हर काम से पहले बाबा जी का नाम लेते थे। अब तो मालिक ने इतना कुछ दे दिया है, फिर आप उनसे दूर क्यों होते जा रहे हैं? अमरजीत ने हंसते हुए कहा, मैं मालिक को भूला नहीं हूं, बस अभी समय नहीं मिल रहा। मालिक तो दिल में रहते हैं। हर रविवार सत्संग जाना ही थोड़ी जरूरी है। काव्या ने उसकी तरफ देखा। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर चुप हो गई, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि अमरजीत के शब्दों में अब पहले जैसी श्रद्धा नहीं थी। वहां तर्क ज्यादा था। धीरे धीरे सत्संग छूटा, फिर सेवा कम हुई, फिर सुमिरन की आदत भी छूटने लगी। पहले दुकान खोलने से पहले वह 2 मिनट आंखें बंद करता था। अब दुकान खुलते ही मोबाइल हाथ में आ जाता। पहले किसी गरीब की मदद करते समय वह यह नहीं देखता था कि कितना खर्च हो रहा है। अब हर चीज का हिसाब होने लगा। पहले कर्मचारियों से परिवार जैसा व्यवहार करता था, अब छोटी छोटी गलतियों पर नाराज होने लगा। परिवर्तन इतना धीरे धीरे आया कि अमरजीत को खुद पता नहीं चला कि वह कितना बदल चुका है। एक शाम उसकी माँ उसके कमरे में आई। अमरजीत लैपटॉप पर बैठा लगातार काम कर रहा था। माँ ने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा, कल रविवार है, चल मेरे साथ सत्संग चलते हैं। बहुत दिन हो गए,
अमरजीत ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा, माँ, कल दिल्ली से बहुत बड़े ग्राहक आ रहे हैं। करोड़ों का सौदा है। अगर यह ऑर्डर मिल गया तो कंपनी बहुत आगे निकल जाएगी। माँ ने धीरे से कहा, सौदे फिर भी हो जाएंगे बेटा, लेकिन मन अगर मालिक से दूर हो गया तो उसे वापस लाना इतना आसान नहीं होता। अमरजीत ने इस बार थोड़ा तेज स्वर में कहा, माँ, हर बात में सत्संग और बाबा जी को मत लाया करो। आज के समय में मेहनत से सब मिलता है। अगर मैं दिन रात काम ना करता तो आज हम यहां तक कैसे पहुंचते। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। माँ ने बेटे से बहस नहीं की। उन्होंने केवल कुछ पल बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखा, फिर हाथ जोड़कर मन ही मन सुमिरन किया और धीरे से कमरे से बाहर निकल गईं। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी चिंता थी। उन्हें पहली बार लगा था कि उनका बेटा सत्संग से ज्यादा अपनी ही सफलता पर भरोसा करने लगा है। उस रात अमरजीत देर तक ऑफिस में बैठा रहा। कई जरूरी फाइलें पूरी कीं, ग्राहकों से फोन पर बात की, आने वाले दिनों की योजनाएं बनाई। जब रात बहुत हो गई तो वह घर लौटा। घर में सब सो चुके थे। उसने अकेले खाना खाया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। मोबाइल पर लगातार व्यापारिक संदेश आ रहे थे। उसने एक नज़र स्क्रीन पर डाली और मोबाइल मेज पर रख दिया। उस रात बाहर मौसम बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके भीतर कहीं बहुत गहरी बेचैनी थी, जिसे वह पहचान नहीं पा रहा था। उधर उसकी माँ अपने कमरे में बैठी सुमिरन कर रही थी। उनके मन में अपने बेटे के लिए केवल एक ही प्रार्थना थी, मालिक, मेरे बेटे को उसकी असली पहचान याद करा देना, उसके मन से अहंकार दूर कर देना और उसे फिर से उस रास्ते पर ले आना जहां उसे सच्ची शांति मिल सके। अमरजीत को उस समय जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आने वाला है जहां उसे पहली बार अपने ही बनाए हुए संसार के सामने खड़े होकर खुद से एक बहुत बड़ा सवाल पूछना पड़ेगा। उसके पास पैसा था, उसके पास सम्मान था, उसके पास बड़ी फैक्ट्री थी, उसके पास भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं थीं, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर से वह शांति गायब हो रही थी जो कभी बहुत कम साधनों में भी उसके साथ रहती थी। और कई बार संगत, मालिक हमें पहले संकेत देता है, बहुत धीरे, बहुत प्रेम से, लेकिन जब हम उन संकेतों को बार बार अनदेखा करते रहते हैं, तब जीवन स्वयं हमें रोककर अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर कर देता है। अमरजीत के साथ भी अब कुछ ऐसा ही होने वाला था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो रोज की तरह उसने सबसे पहले अपना मोबाइल उठा लिया। रात भर में कई व्यापारिक संदेश आए हुए थे। किसी ग्राहक ने नए ऑर्डर की पुष्टि की थी, किसी ने भुगतान की सूचना भेजी थी और किसी ने अगले सप्ताह की मीटिंग का समय लिखा था। अमरजीत एक एक करके सारे संदेश देखने लगा। पहले उसकी दिन की शुरुआत बाबा जी का नाम लेकर होती थी, लेकिन अब उसकी उंगलियां सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर चलती थीं। कुछ देर बाद बाहर से उसकी माँ की आवाज आई, बेटा, चाय तैयार है, पहले 2 घूंट चाय पी ले, फिर काम करना। अमरजीत ने बिना मोबाइल से नजर हटाए कहा, माँ, आप कमरे में रख दीजिए, मुझे आज बहुत जल्दी निकलना है। माँ चाय का कप लेकर कमरे में आईं। उन्होंने कप मेज पर रखा और कुछ पल अपने बेटे को देखती रहीं। लैपटॉप खुला था, मोबाइल हाथ में था, सामने कई फाइलें रखी थीं। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, शरीर भी मालिक की अमानत है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अमरजीत हल्का सा मुस्कुराया और बोला, माँ, आप चिंता मत किया करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी काम बहुत है, थोड़ा काम कम होगा तो आराम भी कर लूंगा। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बाहर चली गई। उन्हें अपने बेटे के शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार की चिंता थी। वही बेटा जो कभी घर से निकलने से पहले उनके पैर छूता था, बाबा जी की तस्वीर के सामने सिर झुकाता था और फिर दुकान के लिए निकलता था। आज सुबह की शुरुआत भी मोबाइल देखकर कर रहा था। अमरजीत को लगता था कि समय उसके हाथ में है। उसे यह एहसास नहीं था कि इंसान समय को नहीं, केवल अपने कर्मों को संभाल सकता है। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर फैक्ट्री पहुंच गया। वहां कर्मचारी
पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह अंदर आया, उसने उत्पादन की रिपोर्ट मांगी और एक-एक कर्मचारी से काम की गति बढ़ाने को कहा। एक कर्मचारी ने कहा, साहब, मशीन नंबर 3 में कल से थोड़ी समस्या आ रही है। अमरजीत ने तुरंत कहा, तो उसे ठीक करवाइए। उत्पादन रुकना नहीं चाहिए। कर्मचारी ने समझाने की कोशिश की। साहब, इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा। अमरजीत ने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, तो इंजीनियर को बुलाइए, मुझे बहाने नहीं चाहिए। कर्मचारी चुप हो गया। वहां खड़े पुराने लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें याद था कि कुछ साल पहले यही अमरजीत किसी कर्मचारी की समस्या पहले सुनता था और फिर फैसला करता था। अब उसके पास समय कम था और शायद धैर्य उससे भी कम। दोपहर के समय उसका बचपन का मित्र मनदीप उससे मिलने आया। दोनों बचपन से साथ पढ़े थे। दोनों ने एक साथ सत्संग जाना सीखा था और कई बार लंगर की सेवा भी की थी। मनदीप ने हंसते हुए कहा, अमरजीत, इस रविवार मेरे साथ चलना। बहुत समय हो गया तुम्हें संगत में देखे हुए। अमरजीत ने फाइल बंद नहीं की। उसने कहा, यार, अभी बिल्कुल समय नहीं है। इतने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि रविवार भी छुट्टी जैसा नहीं लगता। मनदीप ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, काम जरूरी है, लेकिन मन को भी थोड़ा आराम चाहिए। 2 घंटे संगत में बैठने से व्यापार बंद नहीं हो जाएगा। अमरजीत हल्का सा हंसा। तुम लोग अभी भी वही पुरानी बातें करते हो। आज के समय में जो रुका वो पीछे रह गया। मैं अपनी कंपनी को बहुत बड़ा बनाना चाहता हूं। मनदीप कुछ क्षण उसे देखता रहा। फिर उसने बहुत शांत स्वर में कहा, सफलता अच्छी बात है अमरजीत, लेकिन अगर सफलता इंसान को उसकी जड़ों से दूर कर दे तो फिर वह सफलता अधूरी रह जाती है। अमरजीत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चाय मंगवाई और बात को कारोबार की तरफ मोड़ दिया। मनदीप समझ गया कि उसका दोस्त अब वह बातें सुनना नहीं चाहता जो कभी उसके जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा हुआ करती थीं। कुछ देर बाद वह उठकर चला गया। दरवाजे तक पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर कहा, जब भी मन करे संगत का दरवाजा हमेशा खुला है। अमरजीत ने सिर्फ सिर हिला दिया, लेकिन मनदीप के जाने के बाद काफी देर तक उसके शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। संगत का दरवाजा हमेशा खुला है। उसने तुरंत खुद को समझाया, अभी भावुक होने का समय नहीं है, काम ज्यादा जरूरी है। और वह फिर फाइलों में लग गया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसकी छोटी बेटी सिमरन दौड़ती हुई उसके पास आई। उसके हाथ में एक कॉपी थी। वह बहुत खुश थी। पापा, आज स्कूल में मैडम ने कहा कि रविवार को हमें माता पिता के साथ किसी अच्छे काम में हिस्सा लेना है। दादी कह रही थीं कि हम सत्संग चलेंगे। आप भी चलोगे ना? अमरजीत ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, इस रविवार पापा को बहुत जरूरी काम है, तुम दादी के साथ चली जाना। सिमरन ने मासूमियत से पूछा, पापा, पहले तो आप मुझे अपने साथ ले जाते थे, अब क्यों नहीं जाते? यह सवाल बहुत छोटा था, लेकिन उसका जवाब अमरजीत के पास नहीं था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। काम थोड़ा कम होगा ना, तब चलेंगे। सिमरन ने कुछ नहीं कहा। वह अपनी कॉपी लेकर चुपचाप दादी के पास चली गई। रात को खाना खाने के बाद कमलादेवी बाबा जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर बैठ गई। सिमरन भी उनके पास बैठ गई। कुछ देर बाद बच्ची ने पूछा, दादी, आप बाबा जी से क्या मांगती हो? कमलादेवी मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, बेटी, मालिक से ज्यादा कुछ मांगना नहीं चाहिए, बस यही कहते हैं कि हमें सही रास्ते पर बनाए रखना। सिमरन ने फिर पूछा, तो पापा भी पहले यही कहते थे? कमला देवी की आंखें कुछ पल के लिए नम हो गईं। उन्होंने प्यार से कहा, हाँ बेटी, तेरे पापा जब छोटे थे ना, तो सबसे पहले बाबा जी के सामने बैठते थे। उसी समय अमरजीत पानी लेने के लिए कमरे से बाहर आया। उसने माँ और बेटी की बात सुन ली। वह कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने लैपटॉप खोला, लेकिन आज उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। उसे अपना बचपन याद आने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता सुबह उसे उठाकर कहते थे, चल बेटा, पहले सुमिरन कर ले। उसे याद आया
कि कैसे पहली दुकान खुलने के दिन उसने बाबा जी की तस्वीर अपने हाथों से दीवार पर लगाई थी। उसे याद आया कि पहली कमाई होने पर उसने माँ के हाथ में पैसे रखते हुए कहा था, माँ, यह मालिक की मेहर है। और आज वही अमरजीत अपनी हर सफलता का श्रेय केवल खुद को देने लगा था। उसने सिर पीछे कुर्सी से टिकाया और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उसने खुद से पूछा, क्या सचमुच मेरे पास समय नहीं है? वह कुछ पल चुप रहा। फिर उसके भीतर से दूसरा सवाल उठा, या फिर मैंने खुद तय कर लिया है कि मेरे लिए अब क्या जरूरी है? उस रात पहली बार उसे अपने भीतर एक हल्की सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने उस बेचैनी को भी काम में दबा दिया। अगले कुछ सप्ताह ऐसे ही गुजरते रहे। एक तरफ कारोबार बढ़ता गया, दूसरी तरफ उसका घर उससे धीरे धीरे दूर होता गया। रविवार अब परिवार का दिन नहीं था। रविवार भी मीटिंग, फैक्ट्री और फोन कॉल में निकल जाता। कमला देवी नियमित सत्संग जाती रहीं। सिमरन उनके साथ जाती। काव्या भी कभी कभी उनके साथ चली जाती और अमरजीत अपने कार्यालय में बैठा रहता। बाहर से उसका जीवन बहुत सफल दिखाई देता था, लेकिन घर के भीतर अब पहले जैसी हंसी कम हो गई थी। एक रविवार सुबह कमला देवी ने फिर उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। बेटा, हम निकल रहे हैं, अगर मन हो तो तैयार हो जा, अमरजीत ने कहा। माँ, आप लोग जाइए, नई मशीन लग रही है, इंजीनियर आने वाले हैं। कमला देवी ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है बेटा, मालिक तुझे सही बुद्धि दे। और वह सिमरन का हाथ पकड़कर घर से निकल गई। अमरजीत कुछ देर बाद फैक्ट्री पहुंच गया। नई मशीन सचमुच लग रही थी। इंजीनियर काम में व्यस्त थे। अमरजीत ने पूरी मशीन की जांच की, कर्मचारियों को निर्देश दिए और उत्पादन की नई योजना बनाई। दोपहर तक लगभग सारा काम पूरा हो गया। वह अपने कमरे में बैठकर चाय पी रहा था कि उसकी नजर सामने दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वह उसके पिता की तस्वीर थी। तस्वीर के नीचे एक वाक्य लिखा था, काम में ईमानदारी और जीवन में नम्रता कभी मत छोड़ना। अमरजीत कुर्सी पर बैठा उस वाक्य को पढ़ता रहा। उसे लगा जैसे उसके पिता आज भी उससे वही बात कह रहे हों, लेकिन अगले ही क्षण उसने नजर हटा ली। शाम को उसका पुराना कर्मचारी बलवंत उसके कमरे में आया। वह लगभग 20 साल से उनके साथ काम कर रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, साहब, मेरा बेटा पहली बार सत्संग गया था, वापस आकर बहुत खुश था। उसने कहा कि अगली बार आपको भी साथ लेकर जाएगा। अमरजीत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छी बात है, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। बलवंत कुछ पल चुप रहा। फिर उसने हिम्मत करके कहा, साहब, बुरा मत मानिएगा, जब आप भी सत्संग जाया करते थे ना, तब हम कर्मचारियों को भी बहुत प्रेरणा मिलती थी। अमरजीत ने उसकी तरफ देखा। बलवंत ने आगे कहा, अब लोग पूछते हैं कि साहब इतने व्यस्त हो गए क्या? अमरजीत ने तुरंत कहा, समय मिलेगा तो चला जाऊंगा, अभी काम बहुत है। बलवंत चुपचाप बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही अमरजीत फिर अकेला रह गया। आज 3 अलग-अलग लोगों ने उससे एक ही बात कही थी। उसकी माँ, उसका दोस्त और उसका पुराना कर्मचारी, तीनों उसे उसी रास्ते की याद दिला रहे थे जिसे वह पीछे छोड़ चुका था। लेकिन उसने फिर खुद को समझाया, ये सब संयोग है। उसी शाम घर पहुंचने पर सिमरन दौड़ती हुई उसके पास आई। पापा, मैंने आपके लिए एक ड्राइंग बनाई है। अमरजीत ने कॉपी ली। चित्र में पूरा परिवार बना हुआ था। एक तरफ दादी थीं, एक तरफ माँ थीं, सिमरन खुद बीच में थी और दूसरी तरफ एक सत्संग भवन बना था। अमरजीत ने हंसते हुए पूछा, बेटा, इसमें पापा कहाँ हैं? सिमरन कुछ पल चुप रही, फिर मासूमियत से बोली, पापा, मैडम ने कहा था जो लोग साथ गए थे उन्हीं को बनाना है। आप तो हमारे साथ नहीं गए थे, इसीलिए मैंने आपको ऑफिस में बना दिया। अमरजीत की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा। सचमुच एक कोने में एक छोटी सी इमारत बनी थी। उसके ऊपर लिखा था, पापा का ऑफिस, और दूसरी तरफ पूरा परिवार साथ था। यह सिर्फ एक बच्चे की ड्राइंग थी, लेकिन उस छोटी सी ड्राइंग ने अमरजीत के सामने उसके जीवन का बहुत बड़ा सच रख दिया। वह चुपचाप बैठा रहा, सिमरन को गोद में लिया,
उसके माथे को चूमा और कहा, बहुत सुंदर बनाया है बेटा। उस रात जब सभी लोग सो गए तो अमरजीत अकेला बैठक में बैठा रहा। घर में घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। उसकी नजर सामने रखी पुरानी अलमारी पर गई। उस अलमारी में उसके पिता की कुछ पुरानी किताबें और एक डायरी रखी थी। वह कई महीनों बाद अलमारी खोलकर बैठ गया। ऊपर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने उसे हाथ में लिया, धूल साफ की और पहला पन्ना खोला। उसमें उसके पिता ने लिखा था, आज व्यापार में नुकसान हुआ, लेकिन शाम को सत्संग में बैठा तो मन हल्का हो गया। पैसा कम हुआ है, मालिक पर भरोसा नहीं। अमरजीत देर तक उस पंक्ति को देखता रहा। उसने अगला पन्ना खोला, फिर अगला। कहीं उसके पिता ने लिखा था कि किसी जरूरतमंद की मदद करने से उन्हें अंदर से खुशी मिली। कहीं लिखा था कि मन परेशान हो तो सुमिरन करने से मन संभल जाता है। और एक जगह लिखा था, इंसान की कमाई केवल रुपए नहीं होते, उसका व्यवहार भी उसकी कमाई होता है। अमरजीत ने डायरी बंद कर दी। उसने आंखें बंद कर लीं। कई वर्षों बाद वह बिना मोबाइल उठाए, बिना लैपटॉप खोले और बिना किसी व्यापारिक हिसाब के कुछ मिनट बिल्कुल शांत बैठा था। उस रात उसके भीतर कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं आई, कोई सपना नहीं आया, लेकिन उसके भीतर एक सवाल जरूर जन्म ले चुका था। मैंने व्यापार तो बहुत बड़ा कर लिया, लेकिन क्या मैं खुद भी बड़ा हुआ हूं? उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस डायरी को उठाकर वापस अलमारी में रख दिया। अगले दिन भी वह फैक्ट्री गया, काम किया, मीटिंग की, ग्राहकों से बात की, लेकिन अब दिन में कई बार उसका मन अचानक शांत हो जाता। उसे सिमरन की ड्राइंग याद आती, उसे माँ की बातें याद आतीं, उसे मनदीप की बात याद आती, उसे पिता की डायरी की पंक्ति याद आती, और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि शायद समस्या यह नहीं थी कि उसके पास समय नहीं था। समस्या यह थी कि उसने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी थीं। एक दिन फैक्ट्री में एक नए कर्मचारी से महंगी मशीन का एक पार्ट नीचे गिर गया। आवाज सुनकर अमरजीत तुरंत वहां पहुंचा। युवक डर के मारे कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मुझसे गलती हो गई, मेरी नौकरी मत निकालिए, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। कुछ महीने पहले वाला अमरजीत होता तो शायद वहीं सबके सामने उसे डांट देता, लेकिन आज वह कुछ पल चुप रहा। उसने युवक की आंखों में देखा और उसे अपना शुरुआती समय याद आ गया। वह भी तो कभी ऐसी ही गलती से डरता था। उसने शांत स्वर में कहा, गलती हो गई है तो उससे सीखो। पहले मशीन बंद करो, किसी अनुभवी कर्मचारी के साथ बैठो और पूरा काम फिर से समझो। युवक ने राहत की सांस ली। जी साहब। वह चला गया। पास खड़े कर्मचारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि अमरजीत बिना गुस्सा किए बात खत्म कर चुका था। लेकिन अमरजीत के भीतर उस दिन एक और चीज बदल रही थी। उसे समझ आने लगा था कि इंसान की कीमत उसकी गलती से तय नहीं होती, उसकी नीयत और उसे सुधारने की इच्छा भी मायने रखती है। शाम को घर लौटते समय उसने रास्ते में अपनी माँ को देखा। वह एक थैला लेकर बाहर जा रही थीं। अमरजीत ने गाड़ी रोकी। माँ, ये सामान कहाँ ले जा रही हो? माँ ने कहा, गांव के बाहर एक बुजुर्ग दंपति रहते हैं, कई दिनों से काम पर नहीं जा पाए, थोड़ा राशन है, उनके घर दे आऊंगी। अमरजीत ने कहा, माँ, आप किसी को साथ ले जाया करो, इतनी दूर अकेले जाने की जरूरत नहीं। कमला देवी मुस्कुराईं। सेवा अपने हाथों से की जाए तो मन को अलग ही संतोष मिलता है बेटा। अमरजीत कुछ क्षण उन्हें देखता रहा। फिर माँ ने कहा, तुझे याद है जब तेरी पहली दुकान खुली थी तो तू हर महीने अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा किसी जरूरतमंद के लिए अलग रखता था? अमरजीत हल्का सा मुस्कुराया। हाँ माँ, याद है। माँ ने आगे कुछ नहीं कहा। वह थैला उठाकर आगे चली गई, लेकिन उनकी वह छोटी सी बात अमरजीत के मन में उतर गई। उस रात वह छत पर गया। शहर की रोशनी दूर तक दिखाई दे रही थी। हवा बहुत शांत थी। उसने मोबाइल निकाला, कुछ क्षण स्क्रीन को देखा, फिर उसे बंद करके जेब में रख लिया। उसे पहली बार लगा कि मोबाइल से दूर रहने के लिए किसी बड़े संकल्प की जरूरत नहीं होती, बस मन में इच्छा होनी चाहिए। नीचे आंगन से सिमरन की हंसी सुनाई दे रही थी।
वह अपनी दादी के साथ बैठी थी। बाबा जी की तस्वीर सामने थी। सिमरनमाला गिनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार गिनती भूल जाती। कमला देवी हंस रही थी। अमरजीत रेलिंग के पास खड़ा वह दृश्य देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसके पास धन तो बहुत है, लेकिन ऐसी शांति खरीदने के लिए कोई बाजार नहीं है। उस रात सोने से पहले उसने अपने कमरे की दीवार पर लगी बाबा जी की तस्वीर को ध्यान से देखा। तस्वीर पर हल्की धूल जमी थी। वह कुछ पल तस्वीर को देखता रहा, फिर मेज से साफ कपड़ा उठाया और बहुत धीरे धीरे तस्वीर साफ करने लगा। उसने तस्वीर के सामने खड़े होकर आंखें बंद की। उसने कोई बड़ी इच्छा नहीं मांगी, बस मन में इतना भाव आया, मालिक, जो कुछ मिला है उसके लिए शुक्राना करने की बुद्धि देना, और मुझे इतना अहंकारी मत बनने देना कि मैं अपनी ही मेहनत को सब कुछ समझ बैठूं। उसकी आंखें कुछ पल बंद रहीं। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसके मन में बहुत दिनों बाद हल्कापन था। अगली सुबह उसने एक छोटा सा फैसला किया। वह अभी सब कुछ नहीं बदलने वाला था। वह कारोबार नहीं छोड़ेगा, वह अपनी जिम्मेदारियों से भागेगा नहीं, लेकिन वह अपने जीवन में उस मालिक के लिए फिर से जगह बनाएगा जिसे उसने धीरे धीरे पीछे छोड़ दिया था। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा कदम आगे चलकर उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। और संगत, कभी कभी मालिक की तरफ लौटने के लिए इंसान को एक ही दिन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं करना पड़ता, बस एक कदम सही दिशा में उठाना पड़ता है। और अमरजीत ने वह पहला कदम उठा लिया था। राधा स्वामी जी संगत, अगर आपको भी लगता है कि यह साखी हमारे जीवन की किसी न किसी सच्चाई को छू रही है, तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी बात कमेंट में जरूर लिखिए कि इस साखी की कौन सी बात आपके मन को सबसे ज्यादा छू गई। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल जरूर कर दीजिए, ताकि मालिक की ऐसी प्यारी साखियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। लेकिन संगत, केवल तस्वीर साफ कर देने से मन पूरी तरह साफ नहीं होता। केवल एक दिन सुमिरन कर लेने से वर्षों की बनी हुई आदतें नहीं बदलती। असली बदलाव तब आता है जब इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन बातों को उतारना शुरू करता है जिन्हें वह भीतर से सही मान चुका होता है। अमरजीत के साथ भी अब यही होने लगा था। वह पहले की तरह सुबह उठता, फैक्ट्री जाता, मीटिंग करता और व्यापार संभालता था, लेकिन अब उसके भीतर एक छोटी सी जागरूकता पैदा हो गई थी। पहले अगर कोई कर्मचारी गलती करता तो उसका ध्यान केवल नुकसान पर जाता था। अब वह यह भी देखने लगा था कि गलती करने वाला इंसान कौन है और उसके पीछे क्या परिस्थिति है। पहले वह किसी ग्राहक के साथ बातचीत में केवल मुनाफे के बारे में सोचता था। अब वह यह भी सोचता कि सामने वाला व्यक्ति उसके साथ दोबारा व्यापार क्यों करना चाहेगा। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब उसे अपने जीवन में परिवार के लिए समय निकालना जरूरी लगने लगा था। एक सोमवार की सुबह वह हमेशा की तरह फैक्ट्री पहुंचा। मुख्य गेट पर सुरक्षा कर्मचारी सुरेश खड़ा था। सुरेश ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, राधा स्वामी। पहले अमरजीत केवल सिर हिलाकर आगे निकल जाता था, लेकिन उस दिन वह कुछ क्षण रुक गया। उसने मुस्कुराकर पूछा, सुरेश, कैसे हो? घर में सब ठीक है? सुरेश पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, फिर बोला, जी साहब, आपकी कृपा से सब ठीक है। अमरजीत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अच्छा, अपना ध्यान रखना। और वह अंदर चला गया। ये बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन सुरेश काफी देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। कई वर्षों से वहां काम करने वाले लोगों ने भी महसूस किया कि साहब के व्यवहार में कुछ बदल रहा है। कार्यालय में पहुंचकर अमरजीत ने उत्पादन की रिपोर्ट देखी। एक बड़ी कंपनी का नया ऑर्डर मिला था और सभी कर्मचारी उत्साह से काम कर रहे थे। मीटिंग के दौरान मैनेजर ने कहा, साहब, अगर रात की अतिरिक्त शिफ्ट लगा दें तो ऑर्डर समय से पहले पूरा हो जाएगा। अमरजीत ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, काम समय पर पूरा होना चाहिए, लेकिन किसी कर्मचारी के परिवार की कीमत पर नहीं।
जो लोग अपनी इच्छा से अतिरिक्त समय देना चाहें, वही रुकेंगे। किसी पर दबाव मत डालिए। मैनेजर ने उसकी तरफ देखा। उसे याद था कि कुछ महीने पहले अमरजीत सबसे पहले उत्पादन की गति की बात करता था। आज उसने पहली बार लोगों को मशीनों से पहले रखा था। दोपहर में भोजन का समय हुआ। पहले अमरजीत अपने कमरे में अकेले खाना खाता था। उस दिन वह अचानक कर्मचारियों के भोजन कक्ष में चला गया। उसे देखते ही सभी लोग खड़े हो गए। अमरजीत ने हाथ से इशारा किया, बैठे रहिए, मैं भी आज आपके साथ खाना खाऊंगा। एक कर्मचारी ने उसके लिए वही साधारण स्टील की थाली रख दी जिसमें दाल, सब्जी और रोटी थी। अमरजीत ने बिना किसी औपचारिकता के खाना शुरू किया। खाते खाते उसने कर्मचारियों से उनके परिवार के बारे में पूछना शुरू किया। किसी के बेटे की पढ़ाई चल रही थी, किसी की बेटी की शादी तय हुई थी, कोई अपने बूढ़े माता पिता की दवा को लेकर परेशान था। अमरजीत सबकी बातें ध्यान से सुनता रहा। उसे अचानक एहसास हुआ कि जिन लोगों के साथ वह वर्षों से काम कर रहा था, उनके जीवन के बारे में वह कितना कम जानता था। उसने मन में सोचा, मैं इन लोगों से रोज काम करवाता रहा, लेकिन कभी यह पूछने की फुर्सत नहीं निकाली कि इनके घर में सब ठीक भी है या नहीं। उस दिन शाम को वह घर लौटा तो आंगन में एक अलग ही दृश्य था। कमला देवी कुछ बच्चों को पढ़ा रही थीं। आसपास के गरीब परिवारों के 4-5 बच्चे रोज शाम उनके पास आ जाते थे। कमला देवी उन्हें पढ़ाती, अच्छी बातें बताती और बड़ों का सम्मान करना सिखाती। सिमरन भी उन्हीं बच्चों के साथ बैठी थी। अमरजीत कुछ देर दरवाजे पर खड़ा होकर यह दृश्य देखता रहा। बच्चों के जाने के बाद उसने माँ से पूछा, माँ, आप रोज इन्हें बुलाती हैं? कमला देवी मुस्कुराईं। हाँ बेटा, इनके माँ बाप दिन भर मजदूरी करते हैं। शाम को बच्चे अकेले रहते हैं। सोचा जितनी देर यहाँ बैठेंगे उतनी देर अच्छी बातें सीखेंगे। अमरजीत ने पूछा, आपको कभी थकान नहीं होती? कमला देवी हंस पड़ी। सेवा से शरीर थक सकता है बेटा, लेकिन मन कभी नहीं थकता। अमरजीत कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि माँ उसे कोई उपदेश नहीं दे रही थी। वह बस अपना जीवन जी रही थी, और वही जीवन उसके लिए सबसे बड़ा उपदेश बनता जा रहा था। उस रात उसने फिर अपने पिता की डायरी निकाली। इस बार वह उसे जल्दी जल्दी नहीं पढ़ रहा था। हर पन्ने पर रुक रहा था। एक जगह लिखा था, आज व्यापार में लाभ हुआ। शाम को सत्संग गया। मन ने कहा, लाभ मेरा नहीं, अवसर मालिक का दिया हुआ है। दूसरे पन्ने पर लिखा था, आज एक गरीब आदमी दुकान पर आया। उसके पास पैसे कम थे, सामान दे दिया। शायद मेरी दुकान का हिसाब कम हुआ, लेकिन मन का हिसाब बढ़ गया। अमरजीत ने डायरी बंद कर दी। उसने गहरी सांस ली। उसे समझ आने लगा था कि उसके पिता ने कम धन में भी जीवन की वह समझ पाली थी जिसे वह बहुत पैसा कमाने के बाद भी खो बैठा था। उसने उसी रात अपनी माँ से कहा, माँ, बचपन में आप एक बात कहती थीं कि इंसान जितना ऊपर जाए उतना झुकना सीखना चाहिए। तब मुझे इसका मतलब समझ नहीं आता था। कमला देवी ने उसकी तरफ देखा। अमरजीत आगे बोला, अब लगता है कि अगर इंसान सिर्फ ऊपर उठता जाए और झुकना भूल जाए तो एक दिन वह अकेला रह जाता है। माँ कुछ क्षण चुप रहीं, फिर उन्होंने कहा, बेटा, जीवन में गलती होना बुरी बात नहीं है। गलती को पहचान लेना बहुत बड़ी समझदारी है। अमरजीत ने माँ के चरण छुए। उसके मन में उस समय कोई अपराध बोध नहीं था, बस एक शांति थी, जैसे वह अपने पुराने स्वरूप के थोड़ा और करीब लौट रहा हो। लेकिन अब भी उसकी परीक्षा बाकी थी। एक सुबह फैक्ट्री पहुंचते ही उसे पता चला कि उसका पुराना कर्मचारी रघुवीर कई दिनों से काम पर नहीं आ रहा है। अमरजीत ने मैनेजर से पूछा, क्या हुआ? उसने छुट्टी की जानकारी दी थी। मैनेजर ने कहा, सर, उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। शायद इलाज के पैसे की समस्या है। अमरजीत कुछ पल चुप रहा। कुछ महीने पहले होता तो वह कह देता, जब ठीक हो जाए तो काम पर आ जाए। लेकिन इस बार उसने पूछा, उसका घर कहाँ है? मैनेजर ने पता दिया। दोपहर को अमरजीत अपनी गाड़ी लेकर रघुवीर के घर पहुंच गया। वह शहर के बाहरी हिस्से में एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। घर की दीवारें पुरानी थीं। आंगन बहुत छोटा था।
अंदर साधारण सामान रखा था। रघुवीर ने जब अपने मालिक को दरवाजे पर देखा तो वह घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, माफ कर दीजिए, मैं बिना बताए छुट्टी पर रहा। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। मैं जल्द ही काम पर लौट आऊंगा। अमरजीत ने उसे रोकते हुए कहा, मैं हिसाब पूछने नहीं आया हूं। पहले मुझे भाभी जी से मिलवाओ। रघुवीर उसे अंदर ले गया। उसकी पत्नी बिस्तर पर लेटी हुई थी। चेहरे पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। पास दवाइयों के खाली पत्ते पड़े थे। अमरजीत ने डॉक्टर की रिपोर्ट देखी। कुछ पल वह चुप रहा, फिर बोला, इलाज की चिंता अब मत करो। आज से इसका खर्च कंपनी उठाएगी, और जब तक भाभी जी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तुम्हारी नौकरी सुरक्षित है। वेतन भी समय पर मिलता रहेगा। रघुवीर की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। साहब, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप खुद मेरे घर आएंगे। अमरजीत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रघुवीर, फैक्ट्री सिर्फ मशीनों से नहीं चलती, लोगों से चलती है। अगर तुम्हारा परिवार परेशान रहेगा तो तुम मन लगाकर काम कैसे करोगे? रघुवीर कुछ बोल नहीं पाया। वह केवल हाथ जोड़कर खड़ा रहा। वापस फैक्ट्री लौटते समय अमरजीत बहुत देर तक चुप रहा। उसके मन में एक अजीब सा संतोष था। उसे लगा जैसे आज उसने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, बस वह कर पाया जो शायद उसे पहले से करना चाहिए था। लेकिन उसके भीतर एक और बात स्पष्ट हो रही थी। जब मालिक किसी को देने की क्षमता देता है तो वह केवल धन देने की क्षमता नहीं होती, वह दूसरों का दुख समझने की क्षमता भी होती है। शाम को घर लौटकर उसने मां को पूरी बात बताई। कमला देवी ने शांत होकर कहा, बेटा, जब मालिक किसी को देने योग्य बनाता है ना, तो उसका मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि उसके पास धन आ गया। असली बात यह है कि उसके मन में दूसरों के दुख को समझने की जगह भी बन जाए। अमरजीत ने कहा, माँ, पहले मैं सोचता था कि व्यापार में सफलता ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब लगता है अगर हमारे कारण किसी का घर बच जाए, किसी का इलाज हो जाए या किसी बच्चे की पढ़ाई जारी रह जाए, तो वही सबसे बड़ी कमाई है। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। यही समझ इंसान को भीतर से समृद्ध बनाती है। उस रविवार अमरजीत सुबह खुद तैयार होकर बाहर आया। कमला देवी ने उससे कुछ नहीं पूछा। सिमरन ने उसे देखते ही कहा, पापा, आज आप हमारे साथ चलोगे? अमरजीत मुस्कुराया। हाँ बेटा। तीनों साथ निकले। सत्संग भवन तक जाते हुए अमरजीत को लग रहा था जैसे वह कोई पुराना रास्ता फिर से पहचान रहा हो। वही सड़क, वही पेड़, वही लोग, वही वातावरण। जब वह मुख्य द्वार पर पहुंचा तो कुछ बुजुर्ग सेवादारों ने उसे पहचान लिया। किसी ने नहीं पूछा, इतने साल कहाँ थे? किसी ने ताना नहीं दिया। किसी ने यह नहीं कहा कि अब क्यों आए हो। सबने बस मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए। उस अपनापन ने अमरजीत के मन को भीतर तक छू लिया। उसे लगा जैसे वह कभी इस स्थान से दूर गया ही नहीं था। वह माँ और बेटी के साथ संगत में बैठ गया। चारों तरफ देखा। कुछ चेहरे वहीं थे जिन्हें वह बचपन से जानता था। कुछ बुजुर्ग अब काफी वृद्ध हो चुके थे। कुछ बच्चे जिन्हें उसने कभी छोटा देखा था, अब सेवा कर रहे थे। समय बदल गया था, लोग बदल गए थे, लेकिन वातावरण की शांति वही थी। सत्संग शुरू हुआ। अमरजीत शांत बैठा रहा। पहले उसका मन लगातार व्यापार की तरफ भागता, लेकिन उस दिन धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि पिछले कई वर्षों में उसने अपने मन को इतनी देर तक शांत बैठने का अवसर ही नहीं दिया था। सत्संग समाप्त होने के बाद लंगर की सेवा शुरू हुई। एक बुजुर्ग सेवादार ने उसे पहचान लिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर समय हो तो इधर बैठकर रोटियां लगाने में हाथ बटा देना। अमरजीत ने बिना झिझक अपनी घड़ी उतारी, मोबाइल जेब में रखा और सेवा में बैठ गया। उसके सामने आटा रखा गया। कई वर्षों बाद उसने अपने हाथों से रोटियां बनानी शुरू की। पहली रोटी बिल्कुल गोल नहीं बनी। पास बैठे बुजुर्ग मुस्कुराए। कोई बात नहीं बेटा, सेवा में रोटी कितनी गोल है ये नहीं देखा जाता, भावना देखी जाती है। अमरजीत भी मुस्कुरा दिया।
उसे अपना बचपन याद आ गया। वह 1 घंटे तक सेवा करता रहा। किसी ने उससे उसके व्यापार के बारे में नहीं पूछा, किसी ने उसकी फैक्ट्री की चर्चा नहीं की, किसी ने यह नहीं पूछा कि उसकी कंपनी कितनी बड़ी है। वहां वह सिर्फ संगत का एक साधारण सदस्य था, और शायद यही बात उसके मन को सबसे ज्यादा अच्छी लगी। घर लौटते समय सिमरन ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह बोली, पापा, आज बहुत अच्छा लगा, अगली बार भी चलेंगे ना? अमरजीत ने बेटी की तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, अगर मालिक की इच्छा रही तो जरूर चलेंगे। इस बार यह वाक्य उसके मुंह से केवल कहने के लिए नहीं निकला था, उसके भीतर सचमुच यही भाव था। घर पहुंचकर सबने साथ बैठकर खाना खाया। किसी ने व्यापार की चर्चा नहीं की। सिमरन सत्संग की बातें बताती रही, कमला देवी मुस्कुराती रहीं। अमरजीत चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। उसे लगा जैसे कई महीनों बाद घर का खाना इतना स्वादिष्ट लगा है। खाना वही था, लेकिन शायद मन बदल गया था। उस दिन दोपहर को वह अपने कमरे में गया। मेज पर लैपटॉप रखा था, कई फाइलें भी थीं। उसने काम शुरू किया, लेकिन काम शुरू करने से पहले उसने कुछ क्षण आंखें बंद कीं। मन ही मन उसने केवल शुक्राना किया। उसने धन नहीं मांगा, सफलता नहीं मांगी, बस यह भाव रखा कि मालिक ने उसे अपनी भूल देखने का अवसर दिया। आने वाले सप्ताहों में उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। उसने कार्यालय में एक नियम बनाया कि हर कर्मचारी महीने में कम से कम 1 दिन अपने परिवार के साथ पूरा समय बिताएगा। उस दिन उस पर अनावश्यक काम का दबाव नहीं रहेगा। फिर उसने फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए छोटी सी सहायता योजना शुरू की। मैनेजर ने एक दिन पूछा, सर, अचानक ये सब बदलाव क्यों? अमरजीत ने मुस्कुराकर कहा, जिस संस्था से लोगों के घर चलते हैं, उसे सिर्फ लाभ नहीं कमाना चाहिए, विश्वास भी कमाना चाहिए। कमला देवी यह सब चुपचाप देखती रहीं। उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि अब बेटा नियमित सत्संग जाएगा या नहीं। उन्होंने बस यह देखा कि उसके चेहरे का तनाव कम हो रहा था। उसकी आवाज में फिर से नम्रता लौट रही थी, और उनके लिए यही सबसे बड़ी खुशी थी। धीरे धीरे अमरजीत समझने लगा था कि मालिक से दूर जाने का रास्ता भी बहुत धीरे बनता है, और मालिक की तरफ लौटने का रास्ता भी। कोई एक दिन उसे बदल नहीं देता, लेकिन रोज की छोटी छोटी आदतें इंसान को फिर उसी दिशा में ले जा सकती हैं जहां उसका मन वास्तव में शांति पाता है। और अब अमरजीत की जिंदगी में वह मोड़ आ चुका था जहां उसे तय करना था कि वह केवल एक सफल व्यापारी बनकर रहना चाहता है, या एक ऐसा इंसान भी बनना चाहता है जिसके पास सफलता के साथ विनम्रता, सेवा और मालिक की याद भी बनी रहे। राधा स्वामी जी संगत। यहाँ तक सुनते सुनते अगर आपके मन में भी यह साखी कोई पुरानी बात याद दिला रही है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। और एक बात जरूर बताइए, आप हमें किस राज्य और जिले से सुन रहे हैं? कमेंट में अपने राज्य और जिले का नाम जरूर लिखिए। मुझे सच में जानना अच्छा लगेगा कि मालिक की ऐसी प्यारी साखियां देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही हैं। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। अब अमरजीत के जीवन में एक नया संतुलन आ चुका था। उसने व्यापार करना नहीं छोड़ा था, बल्कि अब वह पहले से भी अधिक मन लगाकर काम करता था। फर्क केवल इतना था कि अब काम उसके जीवन का एक हिस्सा था, पूरा जीवन नहीं। सुबह घर से निकलने से पहले वह कुछ मिनट बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठता, आंखें बंद करता और मन ही मन शुक्राना करता। वह किसी बड़ी चीज की मांग नहीं करता था, बस यही भाव रखता था कि मालिक ने उसे जो दिया है उसे संभालने की बुद्धि भी दे, और उसे कभी इतना अहंकारी न बनने दे कि वह अपनी मेहनत को ही सब कुछ समझ बैठे। कमला देवी दूर से यह सब देखती तो उनके चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान आ जाती। उन्होंने कभी अपने बेटे से नहीं पूछा कि अब वह पहले जैसा क्यों हो गया है। उन्हें पता था कि जो परिवर्तन समझ से आता है वही सबसे अधिक स्थायी होता है। फैक्ट्री में भी कर्मचारियों ने उसके व्यवहार में आए परिवर्तन को महसूस करना शुरू कर दिया था। पहले जहां छोटी सी गलती पर पूरे विभाग में
तनाव फैल जाता था। अब अमरजीत पहले पूरी बात सुनता और फिर निर्णय लेता। उसने कार्यालय में एक सुझाव पेटी भी रखवा दी। कोई भी कर्मचारी बिना अपना नाम लिखे अपनी समस्या या सुझाव उसमें डाल सकता था। हर महीने के अंत में अमरजीत स्वयं उन सभी पर्चियों को पढ़ता। जहां तक संभव होता वह समाधान भी करता। कर्मचारियों को पहली बार महसूस हुआ कि उनका मालिक केवल कंपनी का विस्तार नहीं चाहता, वह चाहता है कि जिन लोगों के कारण कंपनी चल रही है उनके घरों में भी सुख रहे। एक दिन सुबह फैक्ट्री पहुंचते ही अमरजीत को खबर मिली कि उसके पुराने कर्मचारी रघुवीर की पत्नी की तबीयत फिर खराब हो गई है। अमरजीत ने तुरंत पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? मैनेजर ने बताया कि कुछ और जांच करवानी है। अमरजीत ने कहा, जो भी जरूरत हो करवा दीजिए, रघुवीर को पैसों की चिंता नहीं होनी चाहिए। मैनेजर ने कहा, सर, वह कह रहा था कि वह कंपनी पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता। अमरजीत कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उसे समझा देना कि यह बोझ नहीं है। अगर हम अपने साथ काम करने वाले इंसान के मुश्किल समय में उसके साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर हमारी सफलता का मतलब क्या है? मैनेजर ने सिर झुका दिया। उसने उसी दिन रघुवीर से बात की। रघुवीर ने फोन पर भर्राई हुई आवाज में कहा, साहब, आपने मेरे परिवार के लिए जो किया है मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अमरजीत ने कहा, रघुवीर, इसे एहसान मत समझना। जब समय अच्छा हो तो इंसान को दूसरों का सहारा बनना चाहिए। यही तो मालिक ने हमें सिखाया है। फोन रखने के बाद अमरजीत कुछ देर शांत बैठा रहा। उसे लगा कि कुछ साल पहले अगर कोई उससे पूछता कि जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई क्या है तो शायद वह अपनी फैक्ट्री, बैंक बैलेंस और कारोबार का नाम लेता। आज उसका उत्तर बदल चुका था। उसे लगता था कि अगर उसकी वजह से किसी के घर में थोड़ी राहत आ जाए, किसी बच्चे की पढ़ाई रुकने से बच जाए या किसी बीमार इंसान को इलाज मिल जाए, तो वह कमाई किसी भी खाते में दिखाई न दे, फिर भी जीवन को भीतर से समृद्ध कर देती है। उस शाम घर लौटते समय वह रास्ते में एक जगह रुक गया। वह वहीं छोटी सी दुकान थी जहां से उसका कारोबार शुरू हुआ था। अब वहां कोई और व्यक्ति काम करता था। अमरजीत कुछ देर गाड़ी से उतरकर दुकान के सामने खड़ा रहा। दीवारें वहीं थीं, गली वहीं थी, बस समय बदल चुका था। उसे याद आया कि कभी वह इसी दुकान में बैठकर घंटों ग्राहकों का इंतजार करता था। कभी पूरे दिन में केवल 2 ग्राहक आते थे, कभी किराया निकालना मुश्किल होता था, और उन्हीं दिनों वह हर छोटी कमाई पर बाबा जी का शुक्राना करता था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपने पिता की आवाज जैसे भीतर से सुनाई दी, बेटा, काम बड़ा करना, लेकिन दिल छोटा मत होने देना। अमरजीत ने मन ही मन कहा, पिताजी, अब समझ में आ रहा है। वह कुछ देर वहां खड़ा रहा और फिर वापस गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में उसने महसूस किया कि इंसान जब अपनी शुरुआत को याद रखता है तो उसके भीतर घमंड टिकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे याद रहता है कि उसने शुरुआत कहाँ से की थी। कुछ दिनों बाद फैक्ट्री की वर्षगांठ थी। हर साल की तरह इस बार भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। सभी कर्मचारी, उनके परिवार और शहर के कई व्यापारी वहां मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में लोगों ने अमरजीत से कुछ शब्द बोलने का आग्रह किया। वह मंच पर पहुंचा, कुछ क्षण शांत खड़ा रहा। उसने सामने बैठे लोगों को देखा, फिर अपनी मां को देखा। काव्या और सिमरन भी वहीं बैठी थीं। उसने माइक हाथ में लिया और बहुत सरल स्वर में कहा, आज मैं अपनी कंपनी की सफलता की बात नहीं करूंगा। आज मैं अपनी एक गलती की बात करना चाहता हूं। पूरा सभागार शांत हो गया। अमरजीत ने आगे कहा, कुछ साल पहले मुझे लगने लगा था कि मेरी सफलता केवल मेरी मेहनत और मेरी बुद्धि का परिणाम है। मैं यह भूल गया कि मेहनत करना हमारे हाथ में है, लेकिन मेहनत का फल कब और किस रूप में मिलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं होता। वह कुछ क्षण रुका, फिर बोला, धीरे धीरे मैंने सत्संग के लिए समय निकालना बंद कर दिया, सेवा कम कर दी, सुमिरन की आदत छूट गई, और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पास पैसा बढ़ रहा था, लेकिन मन की शांति कम होती जा रही थी। सभागार में बैठे लोग
पूरी शांति से उसकी बात सुन रहे थे। अमरजीत ने अपनी माँ की तरफ देखा। उस समय मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ समझाया, लेकिन उन्होंने कभी मुझ पर दबाव नहीं डाला। उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। मेरी बेटी की एक छोटी सी ड्राइंग ने मुझे वह दिखाया जिसे मैं वर्षों से देखने से बच रहा था। उस चित्र में पूरा परिवार एक साथ था और मैं अकेला अपने ऑफिस में था। कुछ लोगों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन अमरजीत गंभीर था। उसने कहा, तब मुझे समझ आया कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं होता, उनका कोई बैलेंस शीट नहीं बनता, लेकिन वही चीजें असल में जीवन को अर्थ देती हैं। फिर उसने कहा, मैंने दोबारा सत्संग जाना शुरू किया, सेवा में बैठा, अपने परिवार के साथ समय बिताया और धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मालिक हमें केवल धन नहीं देता, वह हमें अवसर देता है कि हम उस धन और सामर्थ्य का सही उपयोग करें। कुछ पल बाद उसने माइक नीचे किया, फिर एक बात और कही, अगर आज कोई मुझसे पूछे कि मेरी सबसे बड़ी सीख क्या है, तो मैं किसी चमत्कार का नाम नहीं लूंगा। सभागार में बिल्कुल खामोशी थी। मुझे संदेश मेरी माँ की चुप्पी ने दिया, मेरी बेटी की मासूमियत ने दिया, मेरे कर्मचारियों के विश्वास ने दिया और उस शांति ने दी जो मुझे वर्षों बाद फिर से संगत में बैठकर महसूस हुई। उसने आगे कहा, कई बार मालिक शब्दों से नहीं, परिस्थितियों से समझाते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम अपनी भागदौड़ के बीच थोड़ा रुकें और उस संकेत को सुनें। इतना कहकर उसने हाथ जोड़ दिए। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा, लेकिन अमरजीत के चेहरे पर गर्व नहीं था। वह मंच से नीचे उतरा और सबसे पहले अपनी माँ के पास गया। उसने उनके चरण छुए। कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बहुत धीमे से कहा, शुक्राना। अमरजीत की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे यह एक शब्द ही उसके जीवन की पूरी यात्रा का सार है। उसने माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ, अब समझ आया कि आप मुझे बार बार सत्संग जाने के लिए क्यों कहती थीं। कमला देवी मुस्कुराईं। बेटा, मुझे तुझे सत्संग भवन तक ले जाना नहीं था। मुझे बस इतना चाहिए था कि तू अपने मन की उस जगह तक वापस पहुंच जाए जहां तू कभी मालिक को याद किया करता था। अमरजीत कुछ बोल नहीं पाया। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया। उस दिन के बाद उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हुआ। उसकी फैक्ट्री वैसे ही चलती रही। व्यापार में कभी लाभ हुआ, कभी सामान्य दिन आए, कभी नई परेशानी आई, कभी कोई योजना असफल हुई, लेकिन अब अंतर यह था कि किसी परेशानी के आने पर वह टूटता नहीं था और सफलता मिलने पर वह फूलता नहीं था। वह अपनी मेहनत करता, अपनी जिम्मेदारियां निभाता, परिवार के साथ रहता, सेवा करता, सत्संग में बैठता और हर अच्छे बुरे समय में मालिक का शुक्राना करता। एक रविवार सिमरन उसके पास आकर बोली, पापा, अब रविवार को ऑफिस नहीं जाना? अमरजीत हंस पड़ा। नहीं बेटा, अब रविवार तुम्हारे और दादी के लिए है। सिमरन खुशी से उसके गले लग गई। कमला देवी दूर बैठी यह सब देख रही थीं। उनकी आंखों में संतोष था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा सिर्फ सत्संग में वापस नहीं आया था, वह अपने भीतर वापस लौट आया था। और संगत, यही इस पूरी साखी की सबसे बड़ी बात है। सत्संग का मतलब केवल एक जगह जाकर बैठना नहीं है। सत्संग का असर हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। अगर हम सत्संग में बैठकर बाहर आएं और फिर वही अहंकार, वही क्रोध, वही कठोरता और वही स्वार्थ लेकर अपनी जिंदगी में लौट जाएं, तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमने वास्तव में सुना क्या। मालिक की याद इंसान को कमजोर नहीं बनाती, वह उसे भीतर से मजबूत बनाती है। सेवा इंसान को छोटा नहीं करती, वह उसके भीतर की कठोरता को कम करती है। सुमिरन इंसान को दुनिया से भागना नहीं सिखाता, वह दुनिया में रहते हुए अपने मन को संभालना सिखाता है। और सत्संग हमें बार बार याद दिलाता है कि हम इस दुनिया में सब कुछ अपने दम पर करने आए हैं, लेकिन सब कुछ अपने दम पर लेकर नहीं जाएंगे। अमरजीत को भी आखिरकार यही समझ आया। उसने धन कमाना नहीं छोड़ा, उसने व्यापार छोड़ने की बात नहीं की, उसने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा,
उसने केवल इतना सीखा कि सफलता के साथ नम्रता भी जरूरी है, धन के साथ सेवा भी जरूरी है, परिवार के साथ समय भी जरूरी है, और इन सबसे ऊपर मालिक की याद जरूरी है। क्योंकि अगर मन के भीतर शांति नहीं है तो बाहर की बड़ी से बड़ी सफलता भी इंसान को संतुष्ट नहीं कर सकती। और अगर मन में मालिक का शुक्राना है तो साधारण जीवन भी बहुत सुंदर लगने लगता है। संगत, हम सबको अपने जीवन में कभी न कभी यह सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या हमारी व्यस्तता सच में इतनी ज्यादा है कि हमारे पास मालिक को याद करने के लिए समय नहीं? या फिर हमने खुद अपने जीवन में बाकी चीजों को इतना बड़ा बना लिया है कि मालिक के लिए जगह छोटी पड़ गई है? अगर कभी हमें लगे कि हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर अमरजीत चला था, तो घबराने की जरूरत नहीं। बस रुकना है, अपने भीतर झांकना है और एक कदम फिर से उस रास्ते की ओर उठाना है जहां से सच्ची शांति मिलती है। क्योंकि मालिक कभी दूर नहीं जाते, हमारी नजर उनसे हट जाती है, और जब नजर फिर से उनकी ओर उठती है तो हमें एहसास होता है कि वे तो वहीं थे। संगत, इस साखी का संदेश बहुत सरल है। सफलता मिले तो शुक्राना बढ़ना चाहिए, अहंकार नहीं। धन मिले तो सेवा बढ़नी चाहिए, स्वार्थ नहीं। सम्मान मिले तो नम्रता बढ़नी चाहिए, घमंड नहीं। और जिंदगी कितनी भी व्यस्त हो जाए, मालिक की याद के लिए अपने मन में थोड़ी जगह हमेशा बचाकर रखनी चाहिए। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमाई उसका बैंक बैलेंस नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी कमाई वह शांत मन है जो कठिन समय में भी मालिक पर भरोसा रख सके और अच्छे समय में भी सिर झुकाकर शुक्राना कर सके। अमरजीत ने देर से सही, लेकिन यह बात समझ ली, और शायद हम सबके लिए भी यही इस प्यारी साखी का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपने ये प्यारी साखी अभी तक लाइक नहीं की है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए